नमस्कार दोस्तों अब यूपीपीसीएस 2025 का भी आपने देखा रिजल्ट आ चुका है ना। कई लोगों का नहीं हुआ है, बहुत लोगों का हो गया। जिसका हो गया उसको बधाई, वो अपना मेंस की तरफ फोकस करे। अब जिसका नहीं हुआ है वो थोड़ा थोड़ा टाइम अब मेंस के लिए वो भी पढ़े मेंस का ही पहले, और थोड़ा टाइम अपना पीवाईक्यूज देखे। पहले यूपीपीएससी ये पॉलिटी के पीवाईक्यू है, संपूर्ण यूपीपीएससी में आज तक जितने पिछले 20 सालों में पूछे गए हैं पूरे पीवाईक्यू हम लोग करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। एक वीडियो आराम से इसको देखिए। बाकी 2026 के लिए आप मेंस की तैयारी पहले ही से कर लीजिए, मेंस के सिलेबस के पॉइंट को कवर करिए पहले, है ना। थोड़े बहुत अपना टाइम प्रीलिम्स के लिए निकालिए, ठीक है। तैयारी आप जब अभी से करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। और यूपी से 2026 की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 25 की मेंस की भी पूरी तैयारी कर सकते हैं इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो आपको यही बताना है कि ये कब आए हैं ना। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी ये कानून जो होते हैं वो भी पूछ लेता है। इस तरह के सवाल होने की जो प्रोबेबिलिटी है गलत होने की 90% रहती है, क्योंकि बच्चे इतने फैक्ट्स जो होते हैं वो कई बार याद नहीं रख पाते हैं। तो जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो आया था 1930 में, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री में भी आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत पुराना है, 1872 का। पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो ये 1932 का है, और वहीं कंपनीज एक्ट बहुत बाद में 1956 में आता है जाके, है ना। तो इस हिसाब से क्रोनोलॉजी अगर आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी 3124, क्या बन जाएगी 3124, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, अगर याद हो तो बेहतर है, नहीं तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस तरह के सवालों में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को छोड़ने ही की रहती है ना, नहीं तो अटेम्प्ट करने का मतलब खुदकुशी होगी। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये घुमा घुमा के कई बार पूछता है। ये यूपीएसआई में भी आपके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी ना, उसके बाद ही इसको लागू कर दिया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया था? 1986 को लागू किया था, है ना। ऐसे ही एक एक्ट और है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कौन सा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, है ना, वन संरक्षण अधिनियम जिसको कहते हैं। ये आया था 1980 में। कब आया था? 1980 में। ऐसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, याद रखना इसको। और भी है, जैसे एक था वाटर पोल्यूशन एक्ट, है ना, और एयर पोल्यूशन एक्ट 1981। तो ये भी चीज़ें हैं। और भोपाल गैस ट्रेजेडी कब होती है? 1984 को होती है, 3 दिसंबर 1984 को मेथिल आइसोसाइनाइड गैस जो लीक हो जाती है उसके कारण, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हु रिप्रेजेंट अ स्टेट इन नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। तो नीति आयोग की जो संचालन परिषद है उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन, सीएम, गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ बात हो रही है राज्यों की, तो राज्यों का तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा भाई? चीफ मिनिस्टर ही करेगा। कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा, है ना। और नीति आयोग का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो कौन होता है? पीएम होता है भाई, ठीक है। और इसको बनाया कब गया था भाई? 1 जनवरी 2015 को बनाया था, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके, है ना। नीति आयोग को हमने बनाया था भाई। और नीति आयोग के पता चल गया आपको, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो पीएम होते हैं, ठीक है। और ये संवैधानिक संस्था ना ही वैधानिक संस्था है, यानी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी भाई जो सरकार है भाजपा की उसने इसको बनाया अपने मंत्रिमंडल के द्वारा, है ना। अब कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको खत्म भी कर सकती है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो पार्लियामेंट से पूरा बाकायदा लॉ बना के लाई गई हो। चलो अब देखते हैं अगला। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, और स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का अध्यक्ष, और ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल, और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन यानी स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों का विशेष अभिभाषण जब देता है, जब भी पहला सत्र लगता है सेशन का, है ना, पहला सत्र लगता है सेशन का, तो विशेष अभिभाषण देता है। तो ये आर्टिकल 87 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 87। और यही सेम चीज़ राज्यों के लिए गवर्नर करता है, जब भी पहला सत्र लगता है वो करता है आर्टिकल 176 से। तो आर्टिकल 176 से गवर्नर करता है विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 87 से राष्ट्रपति देता है विशेष अभिभाषण, ठीक है। स्पीकर जो है हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का अध्यक्ष 93 में दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल 83 में है, और सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस है उनका आर्टिकल है आपका 127, ठीक है। इसके बाद है भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आर रिलेटेड विद।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किस में दिया गया है भैया, ये पूछ रहा है आपसे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हमें किस में दिया है, आर्टिकल 323A में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, 323A में दिया हुआ है। और इसको हमने किस में रखा है, अगर संविधान का भाग पूछेगा, पार्ट पूछेगा, तो संविधान का भाग 14A में रखा है हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को। किस में, पार्ट 14A में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को डाल रखा है। और इसको ऐड करा था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, अब कोई अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई जो प्रशासनिक अधिकरण है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आप बता देना 323A में है, भाग 14A में है, और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड करा था। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अगर पूछ लेगा तो बता देना आर्टिकल 87। ठीक है, गवर्नर का पूछ लेगा विशेष अभिभाषण तो बता देना आर्टिकल 176। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, राष्ट्रीय गीत का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना व सुधार करना। ठीक है, तो बहुत ही आसान है भाई। देखिए भारत में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहली चीज़, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है ना, कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है, पहले सोवियत संघ से लिया है। और इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने संविधान के भाग 4A में जोड़ा है। 4A बोलो या संविधान का पार्ट 4A बोल लो, है ना, संविधान के पार्ट 4A में डाला है। आर्टिकल कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटी में, आर्टिकल 51A है। तो क्या क्या याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी को 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा है, यूएसएसआर से लिया है, भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में है। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी जो हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी थी। कितनी थी, 10। 11वीं हमने ऐड करी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। 11वीं कब ऐड करी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। और इसकी ये किसके रिकमेंडेशन के आधार पर बनाई गई थी भाई, स्वर्ण सिंह कमेटी की। किसकी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ करेक्शन कर लीजिए, नेशनल एंथम की जगह यहाँ नेशनल सॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय गीत लिखा है ना, राष्ट्रीय गान नहीं। राष्ट्रीय गान होता तो नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत मतलब नेशनल सॉन्ग, जो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान तो जनगण मन पता ही है आपको। अब मैं चाहता हूँ इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है क्योंकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदन को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है, यानी हु इज ऑथराइज्ड टू डिसमिस और रिमूव अ मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विसेज वाइल ही इज सर्विंग अंडर स्टेट। यानी मान लीजिए ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS है कोई, ठीक है, वो राज्य के अंतर्गत कार्यरत है, उत्तर प्रदेश में कोई IAS है, ठीक है, तो उसको कौन हटा सकता है या डिसमिस या रिमूव कर सकता है, यूनियन गवर्नमेंट या कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस या अटॉर्नी जनरल। बताइए। देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज इसके पास बस यही ताकत है कि अखिल भारतीय का कोई भी सदस्य है तो ऑल इंडिया सर्विस उसको सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, यूनियन गवर्नमेंट हटा सकती है, यानी राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा वो। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ दी हुई हैं, पार्ट 14A में दी हुई हैं। किस में दी है, सॉरी 14A कह रहा हूँ, पार्ट 14 में दी हुई है ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 315 से 323 में, है ना, याद रखिएगा इसको। और हाँ एक सवाल और, ऑल इंडिया सर्विसेज भारत में कितनी है ना, कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये UPSI में भी पूछा गया था। ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप, मैं चाहता हूँ, दीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है ना, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड दैट अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कि कोई भी बिल है वो धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर या फाइनेंस मिनिस्टर। इसका क्या उत्तर होगा, तो कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं, तो ये डिसाइड करने वाला अधिकारी होता है स्पीकर, लोकसभा का। लोकसभा का जो स्पीकर है वो फाइनल डिसीजन देता है कि ये मनी बिल है या नहीं, है ना। मनी बिल के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 110 में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मनी बिल किस में है, आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। और मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, ना, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। प्लस वो भी कोई मिनिस्टर ही उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है ना। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, जैसे राहुल गांधी भी कोई बिल ला सकते हैं भाई, वो मिनिस्टर नहीं है फिर भी, है ना। पर जो मनी बिल है इसको सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो भी सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। और जो प्रेसिडेंट है उसकी प्रियोर रिकमेंडेशन चाहिए, यानी प्रेसिडेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं पेश करने से पहले। भाई हमें लोकसभा में पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे कि सर हम ये पेश करने जाने, कहेगा ठीक है पेश करो। लोकसभा में पेश करेंगे, स्पीकर डिसाइड करेगा ये मनी बिल है, ठीक है आगे भेजो, पास करो। जब वो राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के पास उसको रिजेक्ट करने की पावर नहीं है, वो 14 दिन के अंतर्गत उसको रिटर्न करे पास करके, या ऑटोमेटिकली वो 14 दिन में पास हो जाएगा फिर, है ना। राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये है मनी बिल के बारे में।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 2010 में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इन 2010 टू डी कंट्रोल द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल? आज भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है ना। कीर्ति एस पारेख, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल करना, पर ये और मुझे लग रहा बढ़ेंगे। रुपए देख रहे हो 90 के पार पहुंचता जा रहा है, पर भाजपा सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, वो इतना ग्लोरीफाई करने में लगी ये चीज़ों को। मतलब जब से वो आई है उसने लोगों को सिर्फ और सिर्फ कह दिया कागज़ बनवाओ, मस्त रगड़ के कागज़ बनवाने में बिजी रहो, दुनियादारी के मुद्दे में। कभी आधार को पेन से लिंक करो, कभी पेन को आधार से लिंक करो, कभी बैंक से लिंक करो, है ना। कभी अपने जन्म प्रमाण पत्र ढूंढो, कभी अपने मृत्यु प्रमाण पत्र ढूंढो जिंदगी में। दुनिया भर के कागज़ ही ढूंढने में लगाया। SIR कराओ, सरदर्दी है, सिर्फ कागज़ ढूंढो, धक्का पेल कागज़ ढूंढो, और कोई काम नहीं है उनके पास। चलो, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस या लॉ कमीशन? तो भाई जजेस की संख्या बढ़ाने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा, है ना, पार्लियामेंट को होगा, है ना। पार्लियामेंट जब लॉ पास करेगी तभी बनेगा। क्योंकि आप देखोगे ओरिजिनली 1950 में जब ओरिजिनली संविधान था तब एक चीफ जस्टिस होता था, 7 जज होते थे, है ना। एक चीफ जस्टिस होता था और 7 जजेस होते थे। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहती है? प्रेजेंट सिचुएशन में 34 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस है, 33 अदर जजेस हैं, है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो समय समय पर इसकी संख्या हमने बढ़ाई है। और एक सवाल और बनेगा कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो एच जे कानिया जी जो थे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पहले चीफ जस्टिस। अच्छा, आपके लिए सवाल है प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है ये आप बता सकते हैं क्या? और चीफ जस्टिस का जो टेन्योर होता है वो 65 साल होता है। जैसे ही वो 65 साल का होगा हटा दिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ देखेंगे अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये बनी थी 1952 को। कब बनी थी? 1952 को। याद रखना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 है, CBI 1963, इंटर स्टेट काउंसिल 1990 और NDC हो गई आपकी 1952। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 263, और के लिए आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिलेटेड टू पंचायती राज? 9 या 11 या 12? तो पंचायती राज में कौन सी अनुसूची आती है भाई? पंचायत के लिए हमने कौन सी अनुसूची ले रखी है? तो वो है अनुसूची 11। पंचायत के लिए कौन सी है? 11 है। ठीक है, और 12 में क्या दिया है? 12 में जो म्यूनसिपैलिटी है, नगर पालिकाएं हैं, उससे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, इसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड करा है और इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। ठीक है, और भाग जो शेड्यूल 9 है उसमें बताइए आपको एक्ट्स दिए हैं, रेगुलेशन लैंड से रिलेटेड ये। ठीक है, इसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने डाला था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। अगला है स्टेट्स हैं और लोकसभा की सीटें, किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें, इससे भी सवाल बहुत पूछा जाता है। तो पूरे भारत की ये आपको एक बार याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं यही पूछे, पूरे भारत में आपसे कोई भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बिहार न्यूज़ में भी है, ये आप याद रखना। बिहार में 42 नहीं 40 सीटें लोकसभा की। कितनी है? 40। वेस्ट बंगाल में 42 है, तमिलनाडु 39 है, गुजरात 26 है, बिहार में 40 है। जैसे देख सकते हो आप, इसको एक बार प्लीज़ लर्न कर लेना। जैसे यूपी में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 है, MP में कितनी है लोकसभा की? 29 है, गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख 1 है, उत्तराखंड में 5 है, पंजाब में 13 है, हरियाणा 10 है, दिल्ली में 7 है आपकी, है ना, महाराष्ट्र में 48 हैं, गोवा में 2 है, कर्नाटक में 28 है, तमिलनाडु 29 है आपकी, है ना, और उड़ीसा 21 है, छत्तीसगढ़ 11 है, झारखंड 14 है, वेस्ट बंगाल 42 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है। ऐसे भी पूछ सकता है किन किन राज्यों में एक एक सीट है। तो जैसे नागालैंड है, मिजोरम है आपका, दमन दीव दादर नगर हवेली है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक एक सीट ही देखो, है ना, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो प्लीज़ एक बार मैं रिकमेंड करूँगा आप लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। इससे सवाल पूछा जाता है, 2025 में भी पूछा गया है ना। तो देख लेना एक बार, क्योंकि इसको आप देखेंगे सिर्फ याद करना है ना, तो याद कर लीजिएगा आराम से। ठीक है,
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या नन ऑफ द अबव? तो पहले तो समझ लो जोनल काउंसिल हैं कितनी। एक तो पश्चिमी, यानी ऐसे भारत में अगर देखोगे जोनल काउंसिल में, तो एक तो है उत्तरी यानी नदन, जिसको बोलते हैं नदन, उत्तरी या नदन जोनल काउंसिल, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आ जाती है, सेंट्रल जोनल काउंसिल। उसके बाद आ जाएगी वेस्टर्न जोनल काउंसिल। कौन सी? वेस्टर्न यानी पश्चिमी हो जाएगी। सदर्न हो जाएगी, एक 4 हो गई, और एक हो गई आपकी ईस्टर्न। ईस्टर्न में ही नॉर्थ ईस्ट वाली मत कर देना, ये मैप दिखा देता हूँ। ये देखोगे, ये है आपकी जोनल काउंसिल, है ना, ये 5 जोनल काउंसिल। ये नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल को अलग से हमने बनाया था 1971 में, नहीं तो पहले हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 5 जोनल काउंसिल को बनाया था। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वैधानिक बॉडी है, बाकायदा कानून के थ्रू बनी है, इसको बनाया गया है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है और बाकायदा कानून से आई है, तो आपको याद रखना। ये देखो, ये दक्षिण वाली है ना, ये वेस्टर्न है, ये नदन है, ये सेंट्रल है, और ये ईस्टर्न है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हो गई, ठीक है। राज्य पूछ लेता है इसमें, कौन से राज्य कौन सी जोनल काउंसिल में आता है, तो वो आप अपना ये देखो मैप देख लो अपने आप, आपको रिकॉल हो जाएगा कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दक्षिण में आ जाता है। ईस्टर्न में कौन आ गया आपका? उड़ीसा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, और झारखंड आ गया आपका, और बिहार आ गया। सेंट्रल में यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, और आपका उत्तराखंड है। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स भी पूछ लेता भैया, है ना, हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रखने होंगे। जैसे नदन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है ना, दिल्ली में है। इलाहाबाद में है, सेंट्रल का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। और ईस्टर्न काउंसिल का कोलकाता में है, कोलकाता में। सदर्न का बात करें अगर तो ये चेन्नई में है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई में, पूछ सकता है आपसे। वेस्टर्न जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई, आमची मुंबई में है ना। तो ये आपको ये भी याद रखने हैं भाई, ये हेडक्वार्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इस जोनल काउंसिल का चेयरमैन भी पूछता है। कौन होता है जोनल काउंसिल का चेयरमैन? तो जो होम मिनिस्टर होता है वो कॉमन चेयरमैन होता है आपके सारे जोनल काउंसिल का, इन 5 जो जोनल काउंसिल है। क्योंकि गृह राज्य मंत्री ही को तो दिया जाएगा ना ये गृह राज्य मैटर, तो होम मिनिस्टर कौन होगा? गृह मंत्री। भाई आपको घर का काम देखना है तो गृह के मंत्री को तो दोगे, तो वो हो जाता है। बाकी जो वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन, वो सारे राज्यों के अपना अलग अलग जो मुख्यमंत्री होते हैं वो हो जाते हैं। तो मोटा मोटा ये आपको याद रखना है। ऐसे जब पढ़ाई करेंगे ना, सिर्फ एमसीक्यू नहीं देखना, देखा खत्म, डिटेल में आपको यहाँ पे मैं कराऊंगा ताकि आपकी हेल्पफुल हो काफ़ी चीज़ें। इसी तरह हम पूरी तैयारी आपकी यूपी पीसीएस की करा देंगे, आपको कहीं भटकना नहीं है। 2026 के लिए आप जुड़िए इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, 2025 के मेंस के लिए भी। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना आजकल, फ्री के चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार 1 रुपये में दे दो, 2 रुपये में दे दो, और वो फ्री वाले क्या, उनको तो बल्क में मिल गया। 1 रुपये में चलो मान लो उनको 10 लाख बच्चा मिल गया, उनका तो हो गया काम। पर वो इतनी ढिलाई करते हैं ना, है ना, कुछ नहीं होता है ना, सीरियस चीज़ों को नहीं लिया जाता है। आप फ्री के चक्कर में सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। ये कड़वी बात है, कोई भी चीज़, नथिंग इज़ फ्री, है ना, कुछ भी फ्री नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी होती है। कभी तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करो, एक बार अच्छे से तैयारी करो, बात खत्म। वहाँ आपका अधिकार रहेगा ना कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली। फ्री के चक्कर में बच्चा, आधा तो यही है ना। अब यूपीएसआई का 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, सीरियस तैयारी बहुत कम ही लोग करेंगे। बाकी यूट्यूब में कहीं वो मैराथन, कहीं ये मैराथन, कहीं कुछ, अपना सिर्फ टाइम बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। चलिए अगला देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 है उसमें सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा है ये बताना है। 76, 80, 95 या 97? तो आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको हमने आर्टिकल 19 में भी जोड़ा है ना, 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इसके लिए एक आर्टिकल भी बनाया डीपीएसपी में 43 भी, एक अलग से पार्ट बना दिया हमने पार्ट 9 भी, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 3 जगह है, आर्टिकल 19 में भी है, 43 बी में भी है, 19 बी में भी है ना। आर्टिकल भी अगर मैं बताऊँ 9 बी में तो 243 ZH से 243 ZT तक 243 ZH से 243 ZT तक दिया हुआ है, और इसको हमने ऐड करा था कब? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के थ्रू, ठीक है। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तब चीज़ें जो है गलत होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे कि पूछो कहाँ से पूछोगे, मैंने 360 डिग्री कवरेज कर रखा है। तो आपको ऐसे चीज़ों को पढ़ना है, कम पढ़ना है पर क्वालिटी चीज़ें पढ़नी है ना। ये नहीं कि मैंने पूरी बुक खत्म कर दी पर आया उससे झुंझुना कुछ नहीं, है ना, मुझे कुछ आया ही नहीं। आपको पढ़ने हैं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर ताबड़तोड़ पढ़ने हैं कि अब मैं उस तरह से कहीं भी घुमा के पूछ ले मैं बता सकूँ, ठीक है। तो लेक्चर पसंद आया और लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे बनाने में, अगर आप लोगों को पसंद आए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आपको।